everyone, welcome back to my channel. Today our topic is Air Pollution Prevention and Control Act 1981. वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 क्या होता है, वायु प्रदूषण कैसे होता है, किन कारणों से होता है, उसके संबंध में कौन कौन से उपचार किए गए हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं और बोर्ड ने इसके संबंध में कौन कौन से फंक्शंस रखे हैं और कौन कौन से पावर उनको दिए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे एयर पॉल्यूशन के संबंध में। मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड प्रेजेंटेशंस भी रेडी की है जो कि आपको वीडियो के अंत में दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वायु प्रदूषण क्या होता है। हम जैसे कि जानते हैं कि अर्थ जो है वो 4 तत्वों से घिर के रहता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, साइड बोर्ड और वाटर बोर्ड। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें कई प्रकार की वायु होती है, जैसे कि आपका NO2, O2, CO2, इस टाइप की जो गैसें होती है, इसमें जो संकीर्ण की जो मात्रा होती है, जब उसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो हमारा वायु प्रदूषित होता है। तो वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही हानिकारक है। ना केवल मानव जाति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो ये प्रदूषण जो है वो किन कारणों से उत्पन्न होता है? ये प्रदूषण उत्पन्न होने के 2 बेसिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका नेचुरल रीजन, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा। अगर जंगलों में आग लग जाती है तो उस आग से जो गैस निकलती है वो वायु को प्रदूषित करती है। अगर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो वो भी वायु को प्रदूषित करती है। हमारी भूमि अगर नेचुरली ही दलदली होती है तो वो भी वायु को प्रदूषित करती है। तो ये तो हो गई हमारी नेचुरल रीजन। अब जो मनुष्य के द्वारा वायु को कैसे प्रदूषित किया जाता है? मनुष्य अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। उनमें से एक ये होता है कि जब वो इन्हें उपयोग करता है तो इसके लिए उद्योगों की स्थापना करता है और उन उद्योगों के उत्पादन से निकलने वाला धुआं, चिमनियों से निकलने वाला धुआं हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। साथ ही घरेलू कार्यों में यदि कच्चे कोयले का उपयोग किया जाता है, कच्ची लकड़ियों का उपयोग किया जाता है तो वहां से भी वायु प्रदूषित होता है। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत आदतों से, धूम्रपान आदि से भी वायु को प्रदूषित करता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। परिसंकट में पदार्थ, तत्व, वो भी वायु को प्रदूषित करते हैं। तो ये जो कारण होते हैं ये मानव निर्मित कारण होते हैं, जिसकी वजह से हमारा वायु प्रदूषित होता है। इन प्रदूषणों को रोकने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि हम अपने वाहनों की सर्विसिंग करा सकते हैं, नए वाहन यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम कच्चे कोयले और कच्चे लकड़ियों का उत्पाद को कम कर सकते हैं। उद्योगों से निकलने वाले धुएं की मात्रा को कम किया जा सकता है। प्लास्टिकों का उपयोग कम करने से, ज्यादातर रिसाइकल बैटरियां यूज करने से। उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति वायु को प्रदूषित करता है तो उस पर हम पेनल्टी चार्जेस भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे बेसिक कारण हैं जो कि हम खुद से वायु को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर इस प्रकार से प्रदूषण बढ़ता जाता है तो यह मानव जाति के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतु के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है। इन हानिकारक कारणों के कारण ही
जो वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 बनाया गया। इन प्रदूषणों को रोकने के लिए बोर्ड की स्थापना भी की गई, जिसमें सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड बनाए गए। इन बोर्ड के कुछ फंक्शंस होते थे, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड सबसे पहले तो वायु की गुणवत्ता की जांच करेगी, उसके बाद वो इसके संबंध में सलाह देगी, फिर वो इसके संबंध में व्यापक योजनाएं बनाएगी। वायु परीक्षण में कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बहुत ही अच्छे मात्रा में, दिग्गज मात्रा में हमें रिजल्ट प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार के अगर किसी कार्य को करने के लिए राज्य बोर्ड को निर्देश देती है और वो उस कार्य को करने में असफल रहता है, तो केंद्र सरकार द्वारा केंद्र बोर्ड को यह कार्य करने का निर्देश दिया जाएगा और ये कार्य केंद्र बोर्ड को करना होता है। तो ये सब जो भी कार्य होते हैं वो सेंट्रल बोर्ड के अंतर्गत होते हैं और वो वक्त आने पर तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है और समस्याओं को सुलझाती भी है। तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं वो केंद्र बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। राज्य बोर्ड के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन आते हैं? राज्य बोर्ड के अंतर्गत भी सेम फंक्शन आते हैं, जैसे कि वो व्यापक योजनाएं बनाएगी, तकनीकी सहायता प्रदान करेगी, प्रशिक्षण देगी। साथ ही राज्य बोर्ड यह बाध्य होती है कि वो केंद्र बोर्ड की सारी बातें, केंद्र सरकार की सारे निर्देशों का पालन करे। तो ये जो फंक्शन होते हैं ये आते हैं स्टेट बोर्ड के अंतर्गत। इन फंक्शनों को पूरा करने के लिए सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड को कुछ पावर्स दिए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड को पावर क्या दिया गया है? यदि केंद्र सरकार कोई निर्देश राज्य बोर्ड को देती है और राज्य बोर्ड उसे नहीं कर पाती है या उसे करने में असफल रहती है, निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो केंद्र बोर्ड को वह कार्य करने होते हैं। उसी प्रकार से सेंट्रल बोर्ड के जो पावर्स है वो इसके अंतर्गत आते हैं। और स्टेट बोर्ड के जो पावर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले तो वह यह निर्देश देगी कि जहां भी जो समुदाय होते हैं वहां कहीं भी किसी भी प्रकार का उपकरण जो वायु को प्रदूषित करता है उसके यूज पर प्रतिबंध लगाएगी। राज्य में किसी भी प्रकार का वायु को प्रदूषित करने वाला उपकरण यूज नहीं किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की उद्योग यदि उन स्थानों में लगाया गया है जहां पर कि मानव अधिक मात्रा में स्थिगत है, तो वहां से उद्योगों को हटा के कहीं दूर स्थापित किए जाने की शक्ति उनको प्रदान है। साथ ही वो बड़े बड़े प्रयोगशालाएं स्थापित करने की शक्ति है, उनको प्रशिक्षण देने की शक्ति है। वायु निरीक्षण के संबंध में वो इनके संबंध में पेनाल्टी चार्जेस भी लगा सकती है जो भी वायु को प्रदूषित करते हैं। तो इस प्रकार से वायु को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है, जो कि सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड का काम होता है। अब अगर कोई व्यक्ति वायु को प्रदूषित कर रहा है तो उसके संबंध में दंड का भी प्रावधान है। ये दंड सेक्शन 37 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिया जाता है। सेक्शन 37 से सेक्शन 41 तक के दंड का प्रावधान है। सेक्शन 41 में यदि किसी सरकारी संगठन के द्वारा वायु को प्रदूषित किया जाता है तो उसे दंडित किया जाता है, और कंपनी भी अगर किसी प्रकार का वायु को प्रदूषित करेगी तो उन्हें भी दंडित किया जाता है सेक्शन 39 के अंतर्गत। तो इस प्रकार के बहुत सारे दंड के प्रावधान बने हुए हैं जो कि पेनल्टी के चार्जेस पर लिए जाते हैं, और इसके अंतर्गत कारावास भी हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है, या दोनों से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 के अंतर्गत कौन कौन से कानून बनाए गए। मैंने कुछ स्लाइड प्रेजेंटेशन रेडी की है, आप उसको देख के अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।